everyone, this side अतुल धरदुबे and welcome back to the revolutionary classes। आज हमारा वेक्टर अलजेब्रा का सेकंड पार्ट का लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर्स में वेक्टर के बारे में स्टडी करा था, जहां पर हमने डेफिनेशन देखे थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम यहाँ पर कुछ उसके ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे, जहां पर हमारा आज का जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेक्शन फॉर्मूला रहेगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग के पार्ट्स देखेंगे कि दो पॉइंट को कैसे ज्वाइन करा जाता है, और साथ में ही यहाँ पर हम डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। और हर सेक्शन के बाद एक एक करके कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम हर पार्ट में कैसे इनको डील करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के अंदर। तो आपने क्लास 10th में एक चैप्टर था जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर हमने 3 टाइप्स के सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया था। पहला क्या था आपका इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला था, दूसरा आपके पास क्या है मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, और तीसरा आपका था एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला था। तो हमने उसके फॉर्मूले भी देखे थे, जैसा कि आप इंटरनली का देख पा रहे हैं और मिड पॉइंट का भी है, और साथ में क्या आपका एक्सटर्नली का है। ठीक है, तो इन्हीं की हेल्प से हम समझेंगे कि आपके जो वेक्टर अलजेब्रा में फॉर्मूले किस तरह दिखाए जाते हैं या कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि सेम एज इट इज है, थोड़ा सा लिखने का तरीका डिफरेंट है, बट ऐसे ही कुछ आपका वेक्टर अलजेब्रा के अंदर भी देखने को मिलता है। तो चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा के अंदर इंटरनली सेक्शन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। तो आपके पास यहाँ पर 2 वेक्टर हैं, और वो वेक्टर कैसे हैं, पोजीशन वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसका पॉइंट्स कितना है, ए और बी पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स आपके पास दे रखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक पॉइंट पी आ जाता है जो ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर देता है। और जो p पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। तो आपके पास एक फिगर है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो वहां पर एक ऑरिजिन था, और ये जो भी सारी बातें हो रही हैं ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होंगी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में। तो आप जाके देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो बात करते हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या था, ए पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, बी पॉइंट दे रखा है। अब ओ ए क्या है, ओ इज द वेक्टर, तो हम इसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ओ बी क्या है हमारा, ओ बी इज द बी वेक्टर। और पी पॉइंट जो है ए बी के बीच में लाई कर रहा है, एक तो ए बी यहां पर है और दूसरा बी कहां पर है, यहां पर, इनके बीच में लाई कर रहा है कौन, पी। तो हम इसको थोड़ा सा अलग से समझते हैं। एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट दे रखा था, और बीच में एक पॉइंट क्या है, पी है, जो बीच में लाई कर रहा है, और इनको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है या पार्टीशन कर रहा है ए बी को। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं ए पी रेशियो पी बी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एपी जो हमारे पास एपी है और पीबी है, ये रेशियो हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ओपी हमारा जो पोजीशन वेक्टर जो होगा, क्या पोजीशन वेक्टर होगा हमारा, वो आर पोजीशन वेक्टर होगा। तो हमें यही फाइंड करना है कि आर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है कि वो आर कौन सा वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्या फॉर्म बनेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने डिस्कस किया कि एपी कितना था हमारा, एम दे रखा था, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, और पीबी कितना है, n, तो m रेशियो n में डिवाइड करा। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, फॉर्मूला इंटरनली सेक्शन फॉर्मूले का वो आता है आपका r वेक्टर इज इक्वल टू mb प्लस na अपॉन m प्लस n। ये सिमिलरली यदि आप इंटरनली सेक्शन फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा तो सेम एज इट इज ये आपको फॉर्मूला है, केवल यहाँ पर x2 और y2 के स्थान पे b वेक्टर आ गया है, x2 और y2 को रिप्लेस करके b वेक्टर आ गया है, और a वेक्टर कहां पर आ गया, यहाँ पर ये x1 और y1 को रिप्लेस कर दिया। अदरवाइज सारा सेम फॉर्मेट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है कि अब यहां पर जो ए बी था, एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट क्या था, बी था। अब जो पी लाई कर रहा है, ये भी इंटरनली सेक्शन फॉर्मूले का केस है, मैं बोल सकता हूं। जो पी है पे, अब वो क्या कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन m और n का जो रेशियो कितना है, वो सेम है, इक्वल है। या मैं बोल सकता हूं कि एपी की जो लेंथ है वो किसके, पीबी के लेंथ के इक्वल है। तो आप फिगर में देख रहे होंगे।
तो उस केस में क्या हो जाता है कि m और n दोनों सेम हो जाते हैं, तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर r आता है, रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हैं, वो कितना आता है, वो आता है a प्लस बी बाय 2 आता है। और आपको याद भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम में, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले में क्या था वहां पर कि x1 प्लस x2 बाई 2 था और y1 प्लस y2 बाई 2 था। तो सेम एज इट इज यहाँ पर a प्लस बी बाय 2 के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूले में जनरली क्या होता है कि इसे हम समझ लेते हैं कि P एक पॉइंट है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, या मैं ऐसे समझाऊं कि आपके पास एक पॉइंट A था, दूसरा पॉइंट क्या आपके पास B है, एक तीसरा पॉइंट P है जो आउटसाइड ऑफ AB है, AB के साइड में, मतलब आउटसाइड बोल सकते हैं। तो बोलेंगे क्या कि एक्सटर्नली यहां पर डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा अपना N हो जाएगा। चलिए इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। तो आपके पास फिगर आपके पास गिवन है, O एक क्या था, ओरिजिन था, जिसके रेस्पेक्ट में हम सारी चीजें बात करेंगे, और A पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास, B पॉइंट है, और इनका पोजीशन वेक्टर क्या है, एक का A पोजीशन वेक्टर, दूसरे का B पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अब तीसरा पॉइंट क्या था, P था, जो आउटसाइड ऑफ AB है, AB के बाहर है, जो डिवाइड कर रहा है या बोल सकते हैं सेक्शन कर रहा है, लाइक, ठीक है। तो पहला क्या, देखिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, OP का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर दे रखा था, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहला M रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दूसरा क्या है N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो इसका फॉर्मूला आएगा, जो इंटरनली था वहां पर, जहां पर प्लस आया था आपका, वहां पर क्या हो जाएगा, रिप्लेस करके माइनस के साइन में आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो इस P का जो पोजीशन वेक्टर निकल के है वो कितना आएगा, वो आएगा MB माइनस NA अपॉन M माइनस A के फॉर्म में आ जाएगा। ये सेम एज इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूले से रिलेट करता है, ठीक है। तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो और अच्छे से क्लैरिटी होगी आपको। आपके पास क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। इंटरनली और एक्सटर्नली के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन था कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइनिंग पॉइंट्स। एक आपके पास पोजीशन वेक्टर ये है और दूसरा पोजीशन वेक्टर आपके पास ये कुछ गिवन है, जो 2/3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों का केस यहां पर गिवन है। तो हमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों के केस को यहां पर हमें डिस्कस करना है और इसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं सर, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या कि बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था इंटरनली का, बताइए। इंटरनली अभी हमने डिस्कस करा था, क्या डिस्कस करा था इंटरनली के लिए, कि जो R वेक्टर था वो कितना था, M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर अपॉन M प्लस N दे रखा था। तो यहां पर आपका जो B वेक्टर और A वेक्टर क्या है, ये आपका A वेक्टर है और ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा B वेक्टर है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो आपके इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है फॉर्मूले के अंदर, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे द पोजीशन वेक्टर, the position vector of the point dividing the given points in a ratio, किस रेशियो में डिवाइड करा था, वो डिवाइड करा था 2/3 रेशियो में डिवाइड करा था, 2:3। तो इंटरनली की बात चल रही है, इंटरनली, तो क्या लिखेंगे आप, सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो R जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, देखिए यहां पर M की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये M रेशियो N दे रखा था, ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा M आएगा वो कितना है 2 और हमारा N कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो M के साथ में हमने 2 रखा और B वेक्टर अभी हमने क्या लिखा था, 3A माइनस 2B वेक्टर था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3A माइनस 2B, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, और n कितना हमारा था 3 था, और A वेक्टर क्या हमारे पास 2A माइनस 3B वेक्टर हमारे पास गिवन है, और m प्लस n, m कितना था 2 था और n कितना था 3 था, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारा कितना आ गया, देखिए 5 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 2 जा 6A वेक्टर माइनस 4B वेक्टर प्लस 6A वेक्टर माइनस 3 3 जा 9B वेक्टर।
ठीक है। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, ए के कंपोनेंट्स को यदि हम बात करें, ए को ए के साथ ऐड करना है और बी को बी के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 ए वेक्टर और -4 और -9 हो जाएगा हमारा -13 बी वेक्टर हमारा बन जाएगा। और नीचे कितना आएगा बेटा, 5 आ जाने वाला है। तो जो हमारा रिजल्टेंट आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 12a/5 -13/5 बी वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। और आर हमारा यहाँ पर क्या है, आर हमारा ये इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। तो हमें क्वेश्चन इस तरह का कुछ सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूले के बारे में, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगेन फॉर्मूला क्या था आपको बताइए। आपको जो फॉर्मूला था वो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा था, वो था एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन दे रखा था। अब जो पॉइंट है वो m रेशियो n में डिवाइड करा। m रेशियो n की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 2:3 दे रखी थी। और वो कैसा था, एक्सटर्नली था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पर a वेक्टर लिख लेते हैं। a हमारा वेक्टर कितना था, a हमारा जो वेक्टर था वो कितना था, 2a - 3b था। 2a - 3b वेक्टर दे रखा था। और जो b वेक्टर आपका दे रखा वो कितना दे रखा था, वो दे रखा था 3a - 2b। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बात करते हैं सर, आर जो एक्सटर्नली निकल के आएगा, किसका निकल के आएगा, वो एक्सटर्नली निकल के आएगा। देखते हैं पोजीशन वेक्टर कितना आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहला क्या था, एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, और बी वेक्टर क्या है आपका, बी वेक्टर है 3a - 2b माइनस एन कितना था, 3 था। और ए वेक्टर आपका कितना दे रखा था, 2a - 3b दे रखा था। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए m माइनस एन करेंगे। m की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और n कितना था, 3 था। तो कितना निकल के आया आपका रिजल्ट, ये -1 निकल के आया। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई करेंगे सर हम इनका। तो 3 × 2 = 6 ए वेक्टर -4 बी वेक्टर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये बनेगा कितना, -6 ए वेक्टर और 3 × 3 = 9, बट ये पॉजिटिव बनेगा, 9 बी वेक्टर बन जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, देखिए यहाँ a से a कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 6a पॉजिटिव और 6 - a का नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा, और 9 - 5 9 - 4 कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। और ये पॉजिटिव आएगा हमारा आंसर, ठीक है, पॉजिटिव 5b/-1। और कितना आएगा रिजल्ट, चूंकि डिनोमिनेटर में -1 था तो यह आ जाएगा -5b वेक्टर आ जाएगा, दैट इज आर वेक्टर। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो कितना आया है, -5b। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो और अच्छे से क्लैरिटी आपको होगी। आपके पास एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या दे रखा था, देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। हमें कोई पॉइंट आर है जिसका हमें पोजीशन वेक्टर बताना है, जो डिवाइड कर रहा है पी एंड क्यू। दो पॉइंट थे पी एंड क्यू दे रखे थे, उसे आर एक वेक्टर है जो कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा है। और पी का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा था कितना था, 2a + p। और क्यू का जो पोजीशन वेक्टर था a - 3b दे रखा था। और जो आर पॉइंट था वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और मुझे साथ में शो करना है कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। RQ का जो मिड पॉइंट है कौन, P है, ये मुझे शो करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक लाइन के थ्रू। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या दे रखा था, दिस इज द पॉइंट इज, कुछ इस तरह का देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास एक पॉइंट है, पहला क्या दे रखा था, ये P था, दूसरा क्या था, Q था, एक R पॉइंट है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो R एक एक्सटर्नली PQ के एक्सटर्नली पॉइंट पर है, बाहर पॉइंट है, जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो हम कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे कि गिवन क्या था हमारे पास, बताइए। गिवन था हमारे पास कि द पॉइंट R divides the line segment PQ externally,
पी क्यू एक्सटर्नली हमारे पास गिवन था इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करा था, 1:2 में डिवाइड करा था। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बी, आर मैंने लेट कर लिया, मैंने लेट करा कि जो पॉइंट आर था उसका जो पोजीशन वेक्टर था आर था, देन क्या होने वाला देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देन आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला हमारा क्या होता है एक्सटर्नली का, याद करिए वो था एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन दे रखा था, ठीक है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर। तो हम इसका फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूले में रखते हैं, वैल्यूज रखते हैं, तो हमारे पास m कितना था 1 था, और b वेक्टर हमारे पास क्या है, b वेक्टर हमारे पास q वाला वेक्टर है, तो ये b वेक्टर है एंड दिस इज द a वेक्टर है, ठीक है, और m रेशियो n हमारे पास 1:2 दे रखा था। तो b की वैल्यू कितनी दे रखी थी बताइए, b वेक्टर जो आपका q पॉइंट है वो कितना था, a-3b दे रखा था, ठीक है, और -2, और a वेक्टर कितना हमारे पास है, p वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी थी पोजीशन वेक्टर की, 2a प्लस b वेक्टर दे रखा था, अपॉन क्या करेंगे हम 1-2 करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a-3b -4a, 2 2 4 प्लस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा 2b वेक्टर अपॉन -1। अब यहाँ पर सॉल्व होगा, a में से -4 जाएंगे, 4a होगा, कितना जाएगा यहाँ पर आएगा -3a, और यहाँ पर हो जाएगा अपना -5b वेक्टर हो जाने हैं, ठीक है, और ये -1 था, तो जो रिजल्टेंट आपका निकल के आया वो कितना है 3a प्लस 5b, चूंकि माइनस यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया और यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर r आया, पोजीशन वेक्टर जो r का, वो कितना आया है 3a प्लस 5b वेक्टर आ गया आपका, ठीक है। अब हमें शो करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो हमारा p है इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू का मिड पॉइंट है कौन, p दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि a प्लस b/2 के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा अभी r कितना आया था, हमारा जो r वेक्टर आया था वो कितना आया था 3a प्लस 5b आया था, ठीक है। तो हम शो करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि क्या करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें शो करना है, क्या शो करना है बताइए, कि p इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू का मिड पॉइंट दे रखा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, नाउ पोजीशन, मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि p वेक्टर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर p वेक्टर, जो कि मुझे शो करना ही निकालना है, ठीक है, पोजीशन ऑफ r वेक्टर प्लस पोजीशन ऑफ q वेक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय 2, और पोजीशन ऑफ r कितना निकला था, अभी हमने निकाला 3a प्लस 5b निकाला था, और हमारे पास q कितना दे रखा था, q हमारे पास था a-3b दे रखा था, ठीक है, अपॉन 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा देखिए, ये आएगा 3 + 1 मतलब दैट इज 4a, और 5 - 3b आएगा 2b पॉजिटिव आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो रिजल्ट आएगा हमारा 2a प्लस b वेक्टर। और आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में गिवन था कि पोजीशन ऑफ p वेक्टर कितना दे रखा था, पोजीशन ऑफ p वेक्टर हमारा 2a प्लस 5b होगा। तो यहाँ पर होता है प्रूव हो जाता है, क्या होता है यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि हमारा पोजीशन ऑफ p वेक्टर था वो 2a प्लस b वेक्टर दे रखा है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो हमारे यहाँ से हेंस प्रूव हो जाता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस द पॉइंट p is mid point of the line segment RQ। तो यहाँ पर हमारा RQ का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, P वेक्टर है, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो एडिशन देखेंगे और साथ में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जब आपके पास दो वेक्टर गिवन होंगे उनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दे रखा है आपके पास, एक वेक्टर ए गिवन है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर गिवन है।
तो मुझे निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो सम आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। और वो कैसे आएगा इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। और इसके लिए दो रूल होते हैं। पहला रूल होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है, और दूसरा कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। तो यहां पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में यहां पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास एक पोजीशन वेक्टर ए दे रखा था जैसा आप देख रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर में आपको पता है कि हेड और टेल के बारे में हमने डिस्कस भी करा था, यदि आपको याद होगा। तो हेड क्या होता है, जो एरो का साइन होता है वो कहलाता है हेड, और टेल होता है आपका जो लास्ट वाला पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है, इनिशियल पॉइंट को बोलते हैं टेल। और एक दूसरा वेक्टर क्या दे रखा था, बी वेक्टर आपके पास गिवन है। ठीक है, जिसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा या कैसे एडिशन करते हैं इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर हेड आपका ए का हेड क्या है, एरो वाला साइन, और टेल क्या है इसका इनिशियल पॉइंट है। तो जब हम एडिशन करेंगे तो एडिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में रखना है। आपको हेड को, पहले वाले का जो हेड है ए वेक्टर ए का जो हेड है, दूसरा वाला वेक्टर क्या है बी, उसके टेल के साथ मीट कर देना है, उसके साथ मिला देना है, और एज इट इज सेम डायरेक्शन में रखना है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। आपके पास ए वेक्टर आपने रखा और दूसरा वेक्टर क्या था बी। तो मैंने बताया कि यहां पर हेड को टेल से मीट कर देना है। दूसरा वेक्टर क्या था, बी वेक्टर था। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, तो जो पहले वाले का इनिशियल पॉइंट टेल था और दूसरे वाले का क्या है हेड, जो रिजल्ट इसको मीट करने पे जो रिजल्ट आएगा वही कहलाता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि आपने क्या किया, जो ए का वेक्टर ए का जो पोजीशन वेक्टर ए दे रखा था उसको जो टेल था और बी वेक्टर का क्या दे रखा था हेड, आपने उसको मीट कर दिया, वही कहलाता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी आपका क्या कहलाता है, एक सी वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी आपका एक रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल आपके पास है कि कोई वेक्टर ऐसा दे रखा है, ए वेक्टर है और एक वेक्टर आपके पास कुछ इस तरह का गिवन है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो आपको करना क्या है, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट आपका कहलाएगा ए प्लस बी कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि पहले वाले वेक्टर के हेड को दूसरे वाले वेक्टर बी के जो भी आपके पास वेक्टर गिवन होगा उसके टेल के साथ मीट कर देना है। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक पहले वाले के टेल का दूसरे वाले के हेड से मीट करने पे जो रिजल्ट आएगा वही कहलाएगा आपका वेक्टर एडिशन कहलाएगा। अच्छा, इसको क्यों बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है, ये ट्रायंगल फॉर्म करता है, इस कारण से इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो यहां पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से अब हम क्या सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के बारे में हम यहां पर देखेंगे। तो चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के बारे में। सब्ट्रैक्शन के बारे में चलते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में आपके पास क्या गिवन है, देखिए सब्ट्रैक्शन में आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट्स गिवन है, एक वेक्टर आपके पास गिवन है कि वेक्टर सब्ट्रैक्ट, और ये लिखा है सिंपली सम। या तो हम सब्ट्रैक्ट बोलते हैं या तो बोला क्या यहाँ पर है कि सिंपली सम कर दीजिए वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर। देखिए हमें करना क्या था, वेक्टर ए को माइनस करना था बी वेक्टर के साथ। ये तो दूसरा मेथड क्या अपने पास कि ए वेक्टर आपके पास गिवन है, उसको सम कर दीजिए किसके साथ, तो माइनस बी वेक्टर के साथ सम कर दीजिए। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगा, वही तो कहलाएगा आपका सी वेक्टर कहलाएगा। तो या तो हम बोल सकते हैं कि सीधा माइनस कर दें, या हम इनडायरेक्टली वे में बोले कि हम क्या करते हैं, उसका नेगेटिव नेचर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इस बात के लिए यहाँ पर कि आपके पास एक वेक्टर ए दे रखा था, ए वेक्टर है, और दूसरा क्या आपके पास माइनस बी वेक्टर दे रखा था। ठीक है, तो हमें वही करना है, क्या करना था बताइए, ए वेक्टर था जिसका डायरेक्शन आपको पता है, दूसरे वाले के साथ हेड के साथ क्या करना है, टेल को मीट कर देना है, माइनस बी के साथ कर देना है। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, वो रिजल्टेंट आएगा आपका क्या, ए से बी की तरफ, मतलब टेल से हेड की साइड आपके बी के हेड के साइड डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये कहलाएगा ए प्लस माइनस बी वेक्टर कहलाएगा। और ये आपका होता है क्या, ए माइनस बी वेक्टर होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं फिगर के थ्रू कि आपके पास क्या था, ए वेक्टर दे रखा था, दूसरा क्या था माइनस बी वेक्टर था। तो आपने लॉ ऑफ कौन सा लगाया, लॉ आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाया, तो आपने सीधा आंसर रख दिया ए माइनस बी वेक्टर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें आपके पास फिगर्स के फॉर्म में है, तो ये आने के चांस तो नहीं है मेरी जानकारी में। आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो सीधे न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, तो न्यूमेरिक वैल्यू को हम देखेंगे समझेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी होगी। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कभार एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि कोई पेयरिंग बना के दे दे, तो आपको
गैस करना है कि विच वन इज राइट या रॉन्ग, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो वहां पर हम देखेंगे कि कैसे वहां पर हमें डील करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या आपके पास गिवन है। क्वेश्चन आपके पास गिवन था कि आपके पास ए बी सी डी 4 पॉइंट गिवन है, ए बी सी डी दे रखे हैं, जिनके पोजीशन वेक्टर गिवन है ए बी 2a + 3b और a - 2b दे रखा है। तो मुझे एक्सप्रेस करना है क्या ए बी डी बी बी सी और सी ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए और बी के टर्म्स में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनके पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए कितना बनेगा बताइए, वेक्टर ए बनेगा आपका ए वेक्टर बनेगा, वेक्टर बी कितना बनेगा बताइए, वेक्टर बी बनेगा आपका बी वेक्टर, और वेक्टर सी क्या बनेगा देखिए, वेक्टर सी आपके पास गिवन था जो पॉइंट के फॉर्म में दे रखा था, कितना दे रखा था बताइए यहाँ पर 2a + 3b दे रखा था, और साथ में वेक्टर डी आपके पास गिवन है, वेक्टर डी है a - 2b दे रखा था। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना था ए बी फाइंड करना है। तो ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। तो यहां पर हम माइनस कर लेंगे, तो बी कितना दे रखा था बताइए, बी आपके पास था बी माइनस ए, तो रिजल्ट क्या आ गया, ए बी आपका रिजल्ट आ गया ए बी वेक्टर का बी माइनस ए वेक्टर आ गया, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी, डीबी के बारे में बात करेंगे, हमारा पहला रिजल्ट आ गया। अब डीबी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, तो डीबी कितना होगा बताइए, डीबी के लिए सेम वही करना पड़ेगा कि पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ डी वेक्टर, और पोजीशन ऑफ बी वेक्टर कितना गिवन था अपने पास, बी दे रखा था, और डी कितना है बताइए, डी आपके पास गिवन था a - 2b दे रखा था। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर ब्रैकेट में लगा के रखना है, क्यों, क्योंकि माइनस में मिस्टेक्स ना हो इस कारण से। तो रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं, b - a + 2b हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका db वेक्टर का, वो ऐड कर लेंगे हम यहाँ पर, b + 2b कितना बनेगा बताइए, यहाँ पर ये बन जाएगा 3b - a बन जाएगा। तो आपका db रिजल्ट कितना आ गया 3a - 2b। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो तीसरा में क्या निकालना है, bc निकालना है। तो bc निकालने के लिए सेम वही पोजीशन ऑफ c माइनस b करना है, पोजीशन ऑफ c वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ b करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी। c कितना दे रखा था आपके पास, c गिवन था आपके पास 2a + 3b दे रखा था, ठीक है। माइनस करना है, हमें क्या माइनस करना है बेटा, b माइनस करना है, और b कितना दे रखा था, केवल b दे रखा था। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कितना आ गया पोजीशन ऑफ bc यदि हम बात करें तो bc आपका आएगा 2a और 2a + 2b आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, bc को ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 2 कॉमन लेके a + b ले सकते हैं सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। अब हमें निकालना है सी आपके पास, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सी आपके पास कितना निकालना है, सी के लिए तो क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ सी वेक्टर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारे पास ए वेक्टर कितना गिवन था, ए वेक्टर आपके पास गिवन था बेटा ए गिवन दे रखा था, ठीक है। आपके पास ए आ गया, और सी कितना गिवन था, सी आपके पास गिवन था बेटा, सी आपके पास गिवन था 2a + 3b, यहां हम लिखेंगे 2a + 3b लिखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, a - 2a - 3b। तो आपका जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया रिजल्ट बेटा, वो आपका रिजल्ट आ गया -a - 3b। तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, तो सी ए कितना आ गया बताइए, सी ए आ जाएगा आपका माइनस कॉमन लेके a + 3b आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे दो वेक्टर के बीच गैप निकालना है। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर गिवन है कि एक पॉइंट ए है 1 0 0, बी एक पॉइंट है 0 1 0, और सी आपके पास रखा है 0 0 1, जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के रेस्पेक्ट में गिवन है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ए बी सी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे कहलाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक 3 डायमेंशन गिवन है, जो एक्स एक्सेस को मैंने लेट करा यहाँ पर, ये वाई एक्सेस है, तीसरा आपके पास है जेड एक्सेस। तो ए कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है। तो ए कितना देखिए, यहाँ पर हमने मान लिया एक एक्स एक्सेस में 1 0 0 है, और वाई एक्सेस की बात करते हैं जो आपका क्या है 0 1 0, और जेड एक्सेस की बात करते हैं जो सी पॉइंट है वो कितना है 0 0 1। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में
ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर, या मैं बोल सकता हूं कि ओ ए ओ बी और ओ सी आर द पोजीशन वेक्टर। ये सारे के सारे क्या है आपके पोजीशन वेक्टर हैं। तो यहां पर ओ ए की लेंथ कितनी है बताइए, क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना है 1 0 0, तो मैं बोल सकता हूं कि ओ ए की जो लेंथ है 1 है, ओ बी भी हमारा 1 है और ओ सी भी हमारा 1 है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं सर कि ओ ए की लेंथ कितनी हमारी है 1, ओ बी भी हमारा 1 है और ओ सी भी हमारा 1 है, क्योंकि इसकी लेंथ आपको पता है कितनी है, ये तो 0,0,0 है, ऑरिजिन है, और आपके पास पता है जब आप ओ ए निकालेंगे विद डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपके पास 1 ही लेंथ निकल के आएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि देन वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड, कितना बताइए मैग्नीट्यूड कितना है, हैविंग मैग्नीट्यूड 1। अब आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो बोलेंगे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। तो मैं बोल सकता हूं अलोंग द एक्सिस बाय एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रेस्पेक्टिवली। और इसी को हम वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंड डिनोटेड या रिप्रेजेंटेटेड, क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बाय आई कैप जे कैप एंड के कैप के रेस्पेक्ट में हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। तो जब कभी भी एक्स एक्सिस की बात होगी तो याद रखना वो आई कैप को रिप्रेजेंट करता है, और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, जे कैप, और जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, के कैप। तो यहाँ पर हम एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम आई कैप जे कैप और के कैप को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर आई जे के एक यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर आपके पास एक 3D में एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट के आपके पास केवल देखते हैं। तो ये एक P पॉइंट है, P का मैंने कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिया 2 3 4, और आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 क्या है x, y यहाँ पर क्या है 3 और z यहाँ पर क्या है 4। तो मैंने अभी आपको बताया कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है i कैप, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है j कैप, और z आपका रिप्रेजेंट कर रहा है k कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और i j क्या है, i j k आर द यूनिट वेक्टर। तो मुझे बताना है कि ओरिजिन OP का मुझे पोजीशन वेक्टर बताना है। क्या बताना है, OP का मुझे पोजीशन वेक्टर। तो मैं सीधा लिखूंगा कि OP का जो हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्योंकि हमें पता है कि OP एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कारण से इसको हम कैसे लिखेंगे, एक लाइन के फॉर्म में लिखेंगे, ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, और i j k यहाँ पर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से मिलकर जो ज्वाइनिंग वेक्टर बनेगा उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा आपके पास गिवन है कि एक पॉइंट आपके पास P1 गिवन था और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या गिवन है, P2 गिवन है। तो P1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, तो मुझे बताना है P1 P2 का वेक्टर क्या बनेगा या क्या फॉर्म करेगा। तो चलते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है x y z, 3 एक्सेस दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस x y z, जहां पर एक पॉइंट है या बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट है, मैं मान लेता हूं इसका P1 है और दूसरा वाला क्या है P2 है। तो P2 के पॉइंट्स क्या गिवन थे आपके पास, x2 y2 और z2 गिवन थे, और P1 कितना था x1 y1 और z1। तो अभी हमने डिस्कस करा था, आपको याद होगा हमने अभी क्या डिस्कस किया था, यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, और हमने साथ में डिस्कस किया था पोजीशन वेक्टर निकालने के फॉर्म में बात की थी। तो आपके पास ओरिजिन O है, O का कोऑर्डिनेट्स कितना है 0 0 0, तो मुझे लिखना है क्या OP लिखना है, क्या लिखना है OP1।
तो OP1 में यहाँ पर लिख के दिखाऊं तो OP1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए OP1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने आपके यूनिट वेक्टर की हेल्प से लिखा, ठीक है, अभी मैंने डिस्कस भी किया था। अब मैं बात करता हूँ दूसरा कौन सा वेक्टर हमारे पास है, दूसरा वेक्टर हमारे पास है OP2 वेक्टर। क्या है हमारे पास, OP2 वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं OP2 वेक्टर को कैसे लिखते हैं, देखिए OP2 वेक्टर क्या है आपके पास, OP2 वेक्टर आपका है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है। ये आपके पास क्या आ गया है, आपके पास OP1 और OP2 आ गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है P1 P2 वेक्टर फाइंड करना है, P1 P2 वेक्टर फाइंड करना है। अच्छा OP1 का डायरेक्शन क्या था, OP1 का डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये O से P की तरफ डायरेक्शन है, OP2 का डायरेक्शन कुछ इधर के साइड है। अब मुझे क्या निकालना है, P1 P2 निकालना है, मतलब P1 से P2 के साइड का मुझे डायरेक्शन निकालना है। तो यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल। और हमने अभी स्टडी करा था एडिशन ऑफ टू वेक्टर, और हमने क्या किया था एडिशन में, किसका रूल फॉलो किया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो देखते हैं बाय द अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो देखते हैं कैसे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन है, देखिए सर आपके पास ये OP1 था, दूसरा क्या था OP2 था, ये दिस इज अ P1 P2, और ये क्या है OP2 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए सर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ऑफ एडिशन OP1 प्लस P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या रिजल्टेंट क्या आपका है OP2 वेक्टर। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो फाइंड करना है P1 P2 फाइंड करना है, P1 P2। तो P1 P2 क्या आएगा, P1 P2 इज इक्वल टू आएगा आपका OP2 में से आप माइनस कर देंगे क्या, OP1 माइनस कर देंगे, या मैं बोल सकता हूँ सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, देखिए P1 P2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, OP2 पोजीशन वेक्टर माइनस OP1 पोजीशन वेक्टर, और OP2 क्या दे रखा था आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और माइनस करेंगे किसके साथ, OP1 के साथ बात करेंगे। तो OP1 कितना था, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी माइनस होगी बात करी जाएगी दो वेक्टर के साथ, तो हमेशा याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही माइनस करना है, i का i के साथ, j का j के साथ, और k का k के साथ ही माइनस करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो x2 माइनस x1, और यहाँ पर i कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप यहाँ पर हम लिखेंगे, और साथ में क्या लिखेंगे z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला है, हमारा निकला है P1 P2 पोजीशन वेक्टर निकला है, ठीक है। जब कभी भी दो पॉइंट आपके पास गिवन होंगे तो आप ज्वाइनिंग ऑफ टू वेक्टर की हेल्प से उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट बता सकते हैं, पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, आपके पास एक एग्जांपल है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट P था, इसका 2 3 4 दे रखा था, और दूसरा पॉइंट क्या है Q, ये है -2 3 4 दे रखा है। तो आपको बोलेगा कि आप बोला जाता है कि PQ निकालिए, PQ वेक्टर निकालिए, तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे OQ माइनस OP कर देना आपको। तो कैसे याद रखेंगे, पहले कौन आ रहा है बताइए, पहले आ रहा है आपका P क्या आ रहा है Q, तो Q को माइनस करना है P से, ऐसे याद रखना है। तो Q को सामने रखना है फ्रंट में, और P के साथ माइनस करना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये कितना था -2, तो -2 का माइनस करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो -2 और लगा देना है i कैप, ठीक है। और 3 का माइनस करना है इसके साथ, तो कितना बनेगा, देखो +3 - 3 j कैप, प्लस 4 का 4 से माइनस कर देंगे, यहाँ पर तो कोइंसिडेंट था कि सारे के सारे सेम थे, तो ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका रिजल्ट आएगा -4 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आया क्या, PQ वेक्टर आ गया आपका -4i प्लस 0j प्लस 0 k कैप है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे की तरफ, चलिए इसे समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से और देखते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो जैसा आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा था कि एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है जिसका पॉइंट क्या दे रखा था आपके पास
5, n दे रखा है और वेक्टर क्या था a था और साथ में उसका मॉड दे रखा था 13। तो मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे क्या, देखिए। तो सबसे पहले हम पॉइंट जो दे रखा था आपके पास 5, n, इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ a या वेक्टर a बोल सकते हैं। कितना बनेगा, 5i प्लस n j कैप बनेगा, ठीक है। और आपके पास मॉड ऑफ a कितना दे रखा था 13। और हमें पता है कि मॉड ऑफ a कैसे निकलेगा, जो भी आपके पास कोफिशिएंट है i और j का उसका स्क्वायर करके रूट कर देना है। तो देखते हैं सर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 13। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बोथ साइड इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169 और ये बन जाएगा 25 प्लस n स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, n स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 169 माइनस 25 दैट इज 144। और 144 किसका स्क्वायर होता है बताइए, 144 आपका स्क्वायर होता है प्लस माइनस 12 का। या ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहे तो कि n स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 144 और 144 12 का स्क्वायर होता है। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस माइनस 12 आ गई है। तो अब यदि आप वेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिख सकते हैं 5i प्लस 12 j कैप ले सकते हैं और साथ में क्या ले सकते हैं, देखिए a कैप मतलब वेक्टर a इज इक्वल टू 5i माइनस 12 j कैप। तो देखिए यहाँ पर दो वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, एक तो माइनस वाला दूसरा प्लस वाला, क्योंकि आपके पास n के पास दो वैल्यू थी। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं सर। तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, सॉरी आपके पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पी का कितना दे रखा था 3,7 दे रखा था और क्यू का 4,6 दे रखा था। तो मुझे फाइंड करना है पी क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसे और साथ में आई जे के टर्म्स में और साथ में फाइंड करना है पी क्यू का मॉड फाइंड करना है। तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर पी का पोजीशन वेक्टर कितना बनेगा, ये बनेगा 3i प्लस 7j। और पोजीशन वेक्टर किसका बेटा, पोजीशन वेक्टर क्यू कितना बनेगा बताइए, इसका पोजीशन वेक्टर क्यू बनेगा आपका 4i प्लस 6j बन जाएगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर। तो मैं लिखूंगा पी क्यू क्या बनेगा, देखिए पोजीशन ऑफ क्यू वेक्टर। मैंने बताया भी था आपको कि जब कभी भी ऐसा कुछ हो कि आपके पास जो क्वेश्चन है पी क्यू है तो पहले क्यू माइनस पी करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ क्यू माइनस क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ पी वेक्टर। तो आपके पास पोजीशन ऑफ क्यू कितना दे रखा था, देखिए पोजीशन ऑफ क्यू दे रखा था 4i प्लस 6j माइनस 3i प्लस 7j। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब कभी भी माइनस के फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है सेकंड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि माइनस आप नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर सिली मिस्टेक्स प्लस माइनस में होने की दिक्कत है, इस कारण से वेक्टर इसमें ब्रैकेट जरूर लगाइएगा आप, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए 4i प्लस 6 से माइनस 3i माइनस 7j का। तो क्या रिजल्ट आया, देखिए सर 4 माइनस 3 आएगा आपका i और 6 माइनस 7j बन जाएगा ये माइनस j कैप। तो आपका पी क्यू वैक्टर जो फॉर्म हुआ है वो कितना हुआ है, i माइनस जे कैप हुआ है। और साथ में मुझे क्या फाइंड करना था, पी क्यू का मॉड फाइंड करना था। तो पी क्यू का मॉड का क्या होता है, आप क्या करेंगे कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा आपका बताइए, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो जो पी क्यू का जो मॉड आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा आपका अंडर रूट 2 आ जाएगा फाइनल आंसर। तो अब हम चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपके पास एक ओपी वेक्टर है जो अल्फा बीटा गामा एंगल फॉर्म कर रहा है, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ फॉर्म कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पास मान लेते हैं एक ओरिजिन O है और दूसरा एक P पॉइंट है जिसका पॉइंट है एक्स वाई जेड दे रखा है जैसा आपके पास गिवन है। और ये एक्स एक्सिस है, दूसरा आपके पास वाई एक्सिस और तीसरा आपके पास क्या है, जेड एक्सिस। तो 3 एक्सिस आपके पास गिवन है। तो आपके पास जो लाइन है या बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ओपी आपके पास जो गिवन है वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ क्या बना रही है, गामा डिग्री फॉर्म कर रही है। तो जो आपका कॉस अल्फा निकलेगा या कॉस बीटा और कॉस गामा, अल्फा बीटा गामा क्या है,
ओपी के साथ एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसका कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही कहलाता है आपका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कॉस बीटा को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे करते हैं एन से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आपका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है और डायरेक्शन कोसाइन वो होता है जो एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा डिग्री फॉर्म करे या कोई भी एंगल फॉर्म करता है कोई भी किसी भी लाइन के साथ, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आपका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो एक रिलेशन भी होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो कैसे निकालते हैं देखते हैं, बात करते हैं। अच्छा, मैं पी से क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करता हूं किस पे, एक्स एक्सिस में। तो हमारी लेंथ कितनी है, देखिए जो हमारी लेंथ है, दिस इज द लेंथ इज वाई, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको पता है कि कॉस अल्फा कितना होता है, बताइए। कॉस अल्फा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस हमारा यहाँ पर एक्स है और हाइपोटेनस हमारा क्या है, ओपी, और ओपी को मैं मान लेता हूँ आर। ओपी हमारा क्या है, आर। तो कॉस अल्फा क्या है, एक्स बाई आर। कॉस बीटा हमारा यहाँ पर क्या है, कॉस बीटा हमारा यहाँ पर है वाई बाई आर, और कॉस गामा क्या कहलाएगा हमारा, जेड बाई आर। तो यहाँ से जो लेंथ है आप यहाँ से ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर लेंथ, और जेड एक्स के साथ भी लेंथ ड्रॉ कर देंगे आप। ये सारी की सारी कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिलेशन निकल के आता है। तो याद रखना आपको कि कॉस अल्फा जो होता है एक्स बाई आर, कॉस बीटा बाई बाई आर, कॉस गामा जेड बाई आर, और आर क्या है यहाँ पर, देखिए आर आपका बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट है, या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू O, O और P के बीच का जो डिस्टेंस है वही कहलाता है हमारा R कहलाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ओरिजिन और P के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे, स्क्वायर करके सम कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा क्या था, एक्स बाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहां पर आएगा जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि तीनों का स्क्वायरिंग करके सम कर दिया। तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर दिया और राइट को, राइट आरएचएस को आरएचएस के साथ ऐड कर दिया। तो देखिए हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकल के आएगा, देखिए ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना निकला, देखिए सभी में से आर तो कॉमन था, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, आर स्क्वायर था, और आर की वैल्यू भी हमने क्या लिखे थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखे थे। तो यहीं पर आर की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर अपॉन सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल होकर क्या बनेंगे, एक वन बनेंगे। तो यहाँ पर एक याद रखना है कि रिलेशन है कि डायरेक्शन कोसाइन का आपस में क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो गामा का जो रिलेशन आता है वो कितना होता है, वन। या मैं इसी को और तरीके से लिख सकता हूँ क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ये वन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिलेशन, एक वर्ड यहाँ पर है डायरेक्शन रेशियो वर्ड आता है, क्या आता है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो अभी आपने क्या लिखा था कि कॉस अल्फा कितना लिखा था, एक्स बाई आर लिखा था, क्या लिखा था, एक्स बाई आर। तो मुझे बताइए एक्स यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स आपका निकलेगा। अच्छा, कॉस अल्फा को हमने क्या लिखा था, एल लिखा था, तो यहाँ पर एल आर आपका क्या आ गया, एक्स आ गया। ऐसी बात करते हैं, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, और कॉस बीटा क्या है, वाई बाई आर। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, y की वैल्यू आपकी आ रही है एम आर आ रही है। ऐसे आपका आ गया n इज इक्वल टू कितना है, कॉस गामा इज इक्वल टू कितना है, जेड बाई आर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जेड की कितनी आ रही है, आर या एन आर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास जो वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है, पहला एल आर आ रहा है, एम आर और एन आर, ये आपके कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। तो इस बात का याद रखना है कि इसी को रिप्रेजेंट करा जाता है ए, इसे बी और इसे सी से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आपको याद रखना है कि एक्स की वैल्यू कितनी आई, एल आर
वाई एम आर और जेड कितना आ गया एन आर। तो ये एबीसी से रिप्रेजेंट करा जाता है, इसे बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्शन रेशियो। और ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशियो का कोई रिलेशन नहीं होता, गलती से आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, जो कि गलत है, ये रॉन्ग है, नॉट इक्वल टू 1 आता है। तो हमेशा याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायरिंग का जो सम होता है वो 1 के इक्वल आता है, और इनका स्क्वायरिंग का जो सम होता है वो नॉट इक्वल टू 1 आता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए अब इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू और देखते हैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाएगा। तो जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या था? डायरेक्शन क्वेश्चन मुझे फाइंड करना है और वेक्टर क्या गिवन था? आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप। तो मुझे इस वेक्टर का क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं इसे। तो सॉल्यूशन कैसे करना देखें। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि आपके पास एक वेक्टर है, तो लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना है देखें, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी कि आपने एक लेट कर लिया है कि आर एक वेक्टर है जो आपके पास गिवन है। ठीक है, देयरफॉर अच्छा मुझे ये बताइए कि इस वेक्टर को क्या हम लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ड्रॉ कर सकते हैं सर। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये सारे के सारे फर्स्ट कॉर्ड में लाई कर रहे हैं 3D में। तो देखा जाए 1 2 3 इस तरह के कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है? वेक्टर को किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले इसका हमें मॉड निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मॉड, वेक्टर का मॉड। और वेक्टर का मॉड क्या होता है? बेसिकली आपको पता है कि एक तरह का डिस्टेंस होता है। क्या होता है? एक तरह का डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो जो भी आपके पास आई जे के कोफिशिएंट है उसका स्क्वायरिंग करके हमें क्या करना है? ऐड कर देना है और साथ में उसका रूट कर देना है। तो हमारा क्या निकल आएगा? इसका मॉडुलस निकल आएगा वेक्टर का। तो देखते हैं क्या है। आई का क्या है? 1 का स्क्वायर, और जे का कितना है? 2 का स्क्वायर, और के का यहाँ पर 3 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 1 प्लस 4 प्लस 9। 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा यहाँ पर 14 रूट। तो 14 रूट हमारा आ गया आर मॉड। और मैंने अभी बताया था, आपको याद करिए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? एल होता है। और एल को में हमने क्या लिखा था? एक्स बाई आर लिखा था, और एम को क्या लिखा था हमने? वाई बाई आर लिखा था, और एन को क्या लिखा था? जेड बाई आर। और एक्स वाई जेड आपके पास पता है 1 2 3। तो यहां पर हम लिखेंगे एक लाइन, हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर आर क्या है? देखिए एक्स बाई आर, वाई बाई आर, और है आपके पास जेड बाई आर दे रखा है। दैट इज एक्स कितना दे रखा था आपके पास? 1 दे रखा था। तो 1 बाई रूट 14, दूसरा क्या है? 2 बाई रूट 14, और तीसरा आपके पास क्या है? 3 बाई रूट 14 है। तो जब कभी भी आपके पास कोई भी वेक्टर गिवन हो तो उसका सबसे पहले हमें मॉड निकालना है। मॉड निकलने के बाद हमें एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट में डिवाइड कर देना है। आई कैप जे कैप का जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड आ रहा है उसके साथ डिवाइड कर देना है मॉड को। तो आपका निकल आएगा डायरेक्शन कोसाइन। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसे। तो आपके पास क्वेश्चन दे रखा था कि अ वेक्टर आर मेक्स इक्वल एंगल। एक वेक्टर आर है जो एक्सिस के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है, और साथ में उसका जो मॉड है कितना है? आर मॉड इज इक्वल टू 6। तो मुझे बताना है फाइंड द वेक्टर आर एंड इट्स कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस। तो मुझे वेक्टर आर का कंपोनेंट बताना है अलोंग द एक्सिस, और वेक्टर आर भी बताना है साथ में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि कोई भी वेक्टर आर है जो इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है, मान लेते हैं अल्फा, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा आता था, याद करो कोई वेक्टर आ रहा था तो उसमें अल्फा बीटा गामा हम लेट करते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ फॉर्म करते थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? तीनों के तीनों सेम है, हम अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा। तो ऐसा कुछ लिखेंगे, देखिए कि लेट द वेक्टर आर मेक्स एन इक्वल एंगल, मेक्स एन एंगल अल्फा। अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइंस of the vector r will be
क्या होगा बताइए, वेक्टर आर के साथ यदि इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला क्या था, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता था, लेकिन यहाँ पर इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है इस कारण से कॉस अल्फा आपको यहाँ पर लेट करना है। और हमें पता है कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, अभी मैंने एक रिलेशन भी बताया था, वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्या बना देखिए, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बन गया 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना निकल के आ गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा आएगा 1/3, दैट इज व्हाट, कॉस अल्फा निकल के आएगा हमारा 1/√3 निकल के आ गया। तो हमारे पास कॉस अल्फा की जो वैल्यू है 1/√3 आ गई है, ठीक है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हमारे पास निकल गया 1/√3 आ गया है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा था कि मॉड ऑफ आर कितना दे रखा है, 6, मॉड ऑफ आर कितना दे रखा था, 6 दे रखा था। तो हमें निकालना है आर कैप, मतलब वेक्टर आर निकालना है। वेक्टर आर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के निकालना है हमें। उसने बोला था कि फाइंड द वेक्टर आर एंड इट्स कंपोनेंट। तो हमारे पास एक्स वाई जेड तो पता नहीं, हमें तो केवल एल निकला, हमारे पास एल एम एन तीनों निकल के कितना आ गए हैं, ये तीनों निकल के आ गए हैं कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा कितना निकला हमारे पास 1/√3 निकला है। तो हमारे पास एल एम एन की वैल्यू निकली है ना, हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकली है। तो चलते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू 6 दे रखा था, ठीक है। अब मुझे बताइए कॉस अल्फा कितना होता था, कॉस अल्फा होता था एक्स बाई आर होता था। कॉस बीटा कितना होता था, कॉस बीटा होता था वाई बाई आर होता था। और कॉस गामा होता था जेड बाई आर। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर जो मॉड आर दे रखा था ना, दैट इज आर। यहाँ पर मैंने ना वेक्टर लगाया, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर केवल सिंपल आर लिखा है, और आर यहाँ पर एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड ऑफ आर को दिखा रहा है, ठीक है। तो कॉस अल्फा हमारे पास आया था कितना, 1/√3 आया था। और x कितना था, x हमें फाइंड करना है, और r कितना था बताइए 6। तो x कितना आ गया बताइए 6√3, 6/√3 आ गया। ऐसे हमारे पास y कितना आएगा, y भी हमारे पास 6/√3 आ जाएगा। और z भी कितना आएगा बताइए, z हमारे पास आ जाएगा 6√3। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यदि मैं एक को सिंप्लीफाई करके देखूं, यदि इसी x को ही लिखता हूं सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 2√3 बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, आप 6 को ले सकते हैं, 2 into 3 ले सकते हैं, और अपॉन √3 था, तो √3 से √3 कैंसिल होकर कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2√3 निकल आएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू जो है आपकी ये 6/√3 जो आपके पास गिवन था, दिस इज अ √3, ये सारी की सारी कितनी है 2/√3 बन जाएंगी। तो यहां पर आप लिखेंगे कि r जो वेक्टर है वो कितना था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप था। तो यहां पर आप रिप्लेस करके लिखेंगे कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 2√3 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप प्लस 2√3 के कैप आ जाएगा। इसी को और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं कितना, 2/√3 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा, आई कैप जे कैप के कैप। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो मुझे बताना था, ठीक है। तो यहां से निकल गया आपका आर वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो भी कंपोनेंट्स निकले हैं आपके रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और आपके पास क्वेश्चन दे रखा था, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, मुझे बताना है डायरेक्शन रेशियो निकालना है। वेक्टर क्या गिवन है, ए वेक्टर आपके पास गिवन है i प्लस 2j माइनस के कैप, और साथ में मुझे कैलकुलेट करना है क्या, डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, एक बात का हमेशा याद रखना है कि आपके पास गिवन क्या था, r वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के कैप दे रखा था, ठीक है। तो जो भी कोएफिशिएंट i j k के होते हैं वो कहलाते हैं आपके क्या, वो कहलाते हैं आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर a कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल कितना हो जाएगा 2, और c इज इक्वल कितना आ जाएगा -1। अभी मैंने बताया भी था कि a b c से रिप्रेजेंट करा जाता है डायरेक्शन रेशियो को।
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से निकली, कहाँ से निकली हमारी वैल्यू देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू यहाँ से निकली, बी यहाँ से निकला और ये सी आपका यहाँ से निकला, ठीक है। तो आई जे के कोएफिशिएंट कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करते थे हम, डायरेक्शन कोसाइन के लिए वही करना है जो आपके पास डायरेक्शन रेशियो गिवन था, उसका स्क्वायरिंग करके क्या करना है, मॉड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, ए मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा इसका, ए मॉड। ए मॉड मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो रिजल्ट क्या आएगा आपका 1 + 4 + 1 दैट इज √6, कितना आ गया √6। तो हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या था, एल, और एल कितना था बताइए, ये था a/r भी कर सकते हैं या बोल सकते हैं ऐसा कुछ, इसको a/ हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a, ठीक है। a कितना दे रखा था आपके पास 1, और 1 कितना था, मॉड ऑफ r कितना था √6, ये आ गया l। m कितना दे रखा था बताइए, m है by/r, और by यहाँ पर कितना दे रखा था, दैट इज b, b/ मॉड ऑफ a। b की वैल्यू कितनी है 2 और 1/√6, ठीक है। अब यहाँ पर n कितना आएगा बताइए, n आपका था, n आपके पास दे रखा था कितना देखिए, n आपके पास था -1/√6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात के लिए कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है आपका, वो जो भी आपके पास डायरेक्शन रेशियो है पहले उसका स्क्वायरिंग करके मॉड निकाल लेना है और डायरेक्शन रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है सारे कॉन्सेप्ट में एक एक करके सभी बेसिक्स टू एडवांस सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।